गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं पूजा हिरोली और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिरोलिया नर्सिंग क्लासेस में आपका मैं स्वागत करती हूं। बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, जो आपके आने वाली नॉर्थ सेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हो सकता है कि आपने अब तक ये क्वेश्चन हमेशा रट के पढ़े होंगे, लेकिन बिलीव मी, इस सेशन के बाद आप कभी क्वेश्चन को रटेंगे नहीं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। Client who has just started on a regimen of haloperidol is observed pacing and shifting weight from one foot to another. What side effect does the nurse document in the client chart? हमें यहाँ पे ये है कि एक पेशेंट है जिसको हेलोपेरिडोन जस्ट स्टार्ट हुआ है और हमको ये लगता है या फिर हम उसमें ये सिम्टम्स देखने को उसमें मिल रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, उस पैर का जो है, पैर को एक पैर से दूसरे पैर पे उसका वेट जो है शिफ्ट कर रहा है और ये बार बार कर रहा है एक तरीके से देखा जाए तो ये किस टाइप का साइड इफ़ेक्ट है और इसमें जो नर्स है वो उसके चार्ट में किस नाम से लिखेगी, जो सिम्टम दिख रहा है ये किस नाम से लिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1, एकाथीशिया, पार्किंसनिज्म, टार्डी डिस्काइनेशिया, अक्यूट डिस्टोनिक रिएक्शन। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर अकाथीशिया। यस, अकाथीशिया क्या होता है देख लेते हैं। अकाथीशिया रेस्टलेसनेस और डिज़ायर टू कीप मूविंग। अकाथीशिया जो होता है रेस्टलेसनेस हो जाती है पेशेंट में और उसको बार बार अर्ज होता है या फिर वो डिज़ायर होती है उसको बार बार अपने हाथ पैर हिलाने का, चलने का, बात करने का, इस तरीके से उसको अर्ज होती है। ठीक है, और ये एक न्यूरोलेप्टिक जो ड्रग होती है उसका मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो आप हमेशा इसको याद रखिए। ठीक है, हालांकि जो रिमेनिंग जो है यहाँ पे ऑप्शन में वो सारे एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पेशेंट पेसिंग एंड शिफ्टिंग वेट फ्रॉम वन फुट टू अनादर। तो यहाँ पे वैसे दिख रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में इतना पूछा है कि पेशेंट रेस्टलेसनेस फील कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्टोनिक रिएक्शन इसलिए टर्मिनेट होगा क्योंकि इसका मीनिंग होता है इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ बॉडी। बॉडी की जो इनवॉलेंट्री मसल होती है उसका कॉन्ट्रैक्शन होना, उसको डिस्टोनिक रिएक्शन बोलते हैं। टार्डी डिस्काइनेशिया इसलिए टर्मिनेट होगा ऑप्शन से क्योंकि इसका मीनिंग होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द फेस एंड जॉ। फेस एंड जॉ का जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है वो इसमें देखने को मिलता है। लाइक जैसे कि बार बार जो टंग होती है उसको अंदर बाहर करना, इस तरीके के जो वो सिम्टम्स दिखते हैं उसमें वो इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक, पार्किंसनिज्म का मोस्ट ऑफ को पता होगा। मास्क लाइक फेस, शफलिंग गेट, ट्रेमर्स, स्लर्ड स्पीच, ड्रूलिंग सलाइवा, ये सब तरह के इसमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अकाथीशिया के बारे में दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा अकाथीशिया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हमें टर्मिनेशन मेथड का यूज़ करके आंसर को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स इज प्रोवाइडिंग डाइटरी टीचिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज रिसीविंग अ हाई प्रोटीन डाइट while recovering from an acute episode of colitis. What should the nurse include is the rationale for this diet. यहाँ पे क्वेश्चन में जस्ट इतना दिया हुआ है कि कोई पेशेंट है जिसको हाई प्रोटीन डाइट चल रही है और कौन सा पेशेंट है, कोलाइटिस वाला। ठीक है, तो हाई प्रोटीन डाइट आप दे रहे हैं तो उसका रेशनल क्या है, उसका पर्पस क्या है, आप क्यों दे रहे हैं, तो उसका हमें प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, उसका फंक्शन पता होना चाहिए। यहाँ पे जस्ट हाई प्रोटीन डाइट जो है उसका फंक्शन पूछा है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। रिपेयर टिश्यू, स्लो पेरिस्टालसिस, करेक्ट द एनीमिया, इम्प्रूव मसल टोन। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा टिश्यू रिपेयर। जैसा कि सभी को पता होगा प्रोटीन का फंक्शन होता है, ये एक बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। ठीक है, और क्या करता है, रिपेयर सेल्स एंड बॉडी टिश्यू का इसका फंक्शन होता है। और रिमेनिंग जो ऑप्शन है वो इसलिए टर्मिनेट होंगे क्योंकि प्रोटीन का कोई स्लो पेरिस्टालसिस या पेरिस्टालसिस के ऊपर कोई ऐसा रिएक्शन नहीं देखने को मिलता है। थर्ड इसलिए टर्मिनेट होगा क्योंकि एनीमिया को करेक्ट करने के लिए एडिक्वेट अमाउंट में आयरन की ज़रूरत पड़ती है
और यहाँ पे आयरन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे प्रोटीन की बात हो रही है। तो यहाँ पे एनीमिया के लिए आयरन प्लस प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तब जाके एनीमिया को करेक्ट करेंगे। तो नंबर 3 वाला ऑप्शन भी हम टर्मिनेट करेंगे इधर से। नंबर 4 जो ऑप्शन है इम्प्रूव मसल टोन, तो यहाँ पे प्रोटीन का जो फंक्शन है वो प्रायोरिटी फंक्शन होता है टिश्यू रिपेयर का, ठीक है। यहाँ पे टिश्यू जब रिपेयर होंगे तो ऑटोमेटिक इम्प्रूव मसल टोन हो जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए भी ये वाला ऑप्शन जो है टर्मिनेट होगा और आंसर जाएगा रिपेयर टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई भी क्वेश्चन को रटना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अ क्लाइंट हैज टोनिक क्लोनिक सीजर, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग द टोनिक क्लोनिक स्टेज ऑफ सीजर। किसी पेशेंट को टोनिक क्लोनिक सीजर है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा उस टोनिक क्लोनिक सीजर स्टेज के दौरान। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1 गो फॉर एडिशनल हेल्प, एस्टैब्लिश अ पेटेंट एयरवे, थर्ड टर्न द क्लाइंट ऑन साइड, फोर्थ प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इंजरी। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रोटेक्ट क्लाइंट फ्रॉम सर्जरी, सॉरी फ्रॉम इंजरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जो टोनिक क्लोनिक सीजर होता है वो क्या होता है, उसमें पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, मसल स्टीफनेस हो जाती है और जर्किंग मूवमेंट देखने को हमें मिलते हैं। और ये प्रोसेस कम से कम जो स्टेज होती है 1 to 3 मिनट के अंदर ख़त्म होती है। और इस दरमियान मसल स्टीफनेस और जर्किंग मूवमेंट जो देखने को मिलता है, उस दरमियान पेशेंट को इंजरी होने की बहुत ही ज़्यादा रिस्क होती है। तो इसीलिए हम पेशेंट को क्या करेंगे, सबसे प्रायोरिटी पे पेशेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। किस चीज़ से? इंजरी से। अब यहाँ पे जो अदर ऑप्शन है वो क्यों टर्मिनेट होंगे, इसका अभी डिटेल देख लेते हैं। गो फॉर एडिशनल हेल्प, ऑप्शन नंबर 1 भी टर्मिनेट होगा, क्योंकि पेशेंट को हम छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, ना ही अनअटेंडेड उसको रहने देंगे, क्योंकि ये सेफ प्रैक्टिस में नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि ये एक रिस्क भी हो सकता है पेशेंट के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 एस्टैब्लिश अ पेटेंट एयरवे, यहाँ पे एस्टैब्लिश अ पेटेंट एयरवे की बात हो रही है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग टोनिक क्लोनिक स्टेज हमें पेशेंट के मुंह में कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है एयरवे को पेटेंट रखने के लिए, क्योंकि इससे पेशेंट को इंजरी भी हो सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 टर्न द क्लाइंट ऑन साइड, हमें इस स्टेज के दौरान पेशेंट को साइड भी नहीं देना है। ये साइड कब देना है? जब ये स्टेज कंप्लीट हो जाती है। तो अदर जो ऑप्शन है वो टर्मिनेट होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें फॉलो होती है, लेकिन कब? जब ये स्टेज कंप्लीट हो जाती है। तो ड्यूरिंग स्टेज फर्स्ट प्रायोरिटी होगी प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम सर्जरी। हाँ, तो हमारा आंसर जाएगा प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम सर्जरी। हमें किसी भी क्वेश्चन को आंसर को रटना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। अ चाइल्ड विथ acute post streptococcal glomerulonephritis request a snake, which is the most therapeutic selection of food the nurse can provide। एक पेशेंट है, एक चाइल्ड है जो कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है और वो स्नेक के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो हमें उसको एक थेरापेटिक सिलेक्शन के तौर पे कौन सा फूड देना चाहिए? पीनट्स, प्रेट्जल्स, बनानास या एप्पल सॉस। तो हमें इन डाइट ये जो दे रखे हैं इनके बारे में थोड़ा हमको पता होना चाहिए। तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे एप्पल सॉस। तो वो क्यों जाएगा, उससे पहले हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में देख लेते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है? ये एक डिसीज़ होती है जो कि क्या करती है, इंजर द पार्ट ऑफ किडनी दैट फिल्टर ब्लड को फिल्टर करने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो, और किडनी के जो पार्ट्स होते हैं उनको इंजर्ट करती है, जिससे कि क्या होता है, किडनी अपने वेस्ट को, एक्स्ट्रा फ्लूइड को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती है, और उसकी वजह से बॉडी के अंदर सारी चीज़ें स्टोर इकट्ठी होने लग जाती हैं और ये फिर प्रॉब्लम कॉज करती हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन में पोटेशियम का जो लेवल होता है वो भी हाई हो जाता है, और जो सोडियम होता है
वो वाटर का रिटेंशन करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें क्या करना है, सोडियम और पोटेशियम जिस डाइट में ज़्यादा है उसको अवॉइड करना है। तो यहाँ पे रिमेनिंग जो ऑप्शन है इसीलिए टर्मिनेट होंगे। पीनट्स इसलिए टर्मिनेट होगा क्योंकि मूंगफली में सोडियम सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रेट्ज़ल्स इसलिए टर्मिनेट होगा क्योंकि इसमें भी सोडियम ज़्यादा है। नेक्स्ट बनाना, इसमें पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होता है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड ऑलरेडी होता है। तो इसलिए हम जो रिमेनिंग ऑप्शन है इसीलिए टर्मिनेट होंगे और हमारा आंसर जाएगा एप्पल सॉस। एप्पल सॉस इसलिए जाएगा क्योंकि इसमें बैलेंसिंग में वेरी लिटिल विटामिन सी, सोडियम, पोटेशियम और फैट होता है जो कि वेरी बैलेंस फॉर्म में होता है, जो कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है किडनी के लिए। इसलिए एप्पल सॉस हम डाइट उसको उसमें इंक्लूड करके हम उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट, विच नर्सिंग एक्शन शुड बी इंक्लूडेड in the plan of care for a child with acute post streptococcal glomerulonephritis। कोई चाइल्ड है जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उसको, तो हम नर्सिंग एक्शन उसमें क्या इंक्लूड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1, एनकरेजिंग फ्लूइड, मॉनिटरिंग फॉर सीजर, मेजरिंग एब्डोमिनल गर्थ, चेकिंग फॉर प्यूपिलरी रिएक्शन। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, चलिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए और पास वाला जो बेल आइकन का बटन है उसको भी क्लिक करिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें हमारी तरफ से। इसका आप मुझे आंसर बताइए। यहाँ पे आंसर जाएगा मॉनिटरिंग फॉर सीजर। क्यों जाएगा इसका हम थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, हाइपोटेंशन की वजह से सेरिब्रल एडिमा कॉज होता है और जब एडिमा होता है तो सेरिब्रल इस्चीमिया हो सकता है ब्रेन में, और जब इस्चीमिया होगा तो सीजर कैन बी अकर, सीजर भी होने के चांसेस होते हैं अगर ब्रेन में इस्चीमिया है तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए इसमें कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के आखिर में जो साइन होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं वो होते क्या हैं, देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे हिमेचूरिया होता है, इसमें प्रोटीन यूरिया होता है जो कि यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, और हाइपोटेंशन होता है, इडिमा भी होता है, ये सारे देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे हम जो रिमेनिंग ऑप्शन है। एनकरेजिंग फ्लूइड बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि एनकरेज अगर फ्लूइड किए, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट में क्या साइन और सिम्टम है, उसमें हाइपरटेंशन और एडिमा ऑलरेडी वो कंप्लेन है उसकी, और ऑलरेडी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का एक साइन होता है, सिम्टम होते हैं, ये साइन होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे, अदरवाइज बॉडी में और एडिमा होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड वाला इसलिए टर्मिनेट होगा क्योंकि जो एब्डोमिनल गर्थ होता है वो तभी बढ़ती दिखाई देती है जब उसमें वाटर रिटेंशन होता है। वाटर रिटेंशन कौन सी कंडीशन में हमें देखने को मिलता है, वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, हाइपोएल्बुमिनिया होता है जो कि प्लाज्मा से प्रोटीन को क्या होता है इधर एब्डोमिनल केविटी में रिटेन करता है और यहाँ पे गर्थ को इंक्रीज़ करता है। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हम मेज़र करते हैं, ना कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। चेकिंग द प्यूपिलरी रिएक्शन, ये तो कोई भी रिलेट नहीं करता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से, ये चीज़ रिलेट नहीं करती है, इसलिए ऑटोमेटिक ये हमारा कैंसिल हो जाता है और आंसर जाता है मॉनिटरिंग फॉर सीजर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अ क्लाइंट विद सीवियर प्री-एक्लेम्पसिया इज हॉस्पिटलाइज्ड, व्हाट शुड अ नर्स डू फर्स्ट टू इंश्योर हर फिजिकल सेफ्टी। एक क्लाइंट है जिसको सीवियर प्री-एक्लेम्पसिया है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो नर्स प्रायोरिटी एक्शन पे क्या करेगी उसकी फिजिकल सेफ्टी के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1, डिक्रीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, प्लेस हर ऑन सीजर प्रिकॉशन, administer the prescribed sedatives, strictly monitor her intake and output। तो यहाँ पे आंसर जाएगा सीजर प्रिकॉशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि प्री-एक्लेम्पसिया होता क्या है। प्री-एक्लेम्पसिया एक डेंजर प्रेगनेंसी में होने वाला कॉम्प्लिकेशन होता है
जिसमें कि क्या देखने को मिलेगा, हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है और बॉडी के अंदर प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा आपको। दोनों चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। प्रोटीन यूरिया, यूरिन में ब्लड का आना, तो ये दो चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। और जब पेशेंट को सीवियर प्री एक्लेम्पसिया होता है तो वो कभी भी एक्लेम्पसिया की स्टेज में जा सकता है। और एक्लेम्पसिया क्या होता है, प्रोटीन यूरिया हाइपरटेंशन प्लस सीज़र का इंक्लूड होना। तो इसमें एक्लेम्पसिया में सीज़र इंक्लूड हो जाती है, जिससे कि क्या हो जाता है, फिर एक्लेम्पसिया कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ पे सीवियर प्री एक्लेम्पसिया है तो पेशेंट कभी भी एक्लेम्प्टिक कंडीशन में जा सकता है, तो इसीलिए सीज़र उसका प्रिकॉशन हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसमें जो सूटेबल है, जो प्रायोरिटी है, जो बिल्कुल सूटेबल है, वही ऑप्शन इसका सही जाएगा। डिक्रीज स्टिमुलाई भी बहुत सारे लोग टिक करके आ जाते हैं, लेकिन ऐसा प्रायोरिटी में नहीं आता है। प्लेस हर ऑन सीजर प्रिकॉशन, यस, सेकेंड वाला बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे प्री एक्लेम्पसिया है सीवियर वाला, तो पेशेंट कभी भी एक्लेम्प्टिक कंडीशन में जा सकता है, इसीलिए सीजर प्रिकॉशन पर रखना बहुत ज़रूरी है पेशेंट को। नंबर थर्ड, एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब सिडेटिव। सिडेटिव कोई ऑप्शन नहीं होता है, सिडेटिव तब ज़रूरत होती है जब पेशेंट को कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो रही होती है या कोई अदर कुछ इशू है जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम है, लाइक स्लीप डिसऑर्डर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम सिडेटिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कोई को रिलेट नहीं करता है प्री एक्लेम्पसिया से सिडेटिव देना। नेक्स्ट, स्ट्रिक्टली मॉनिटर हर इनटेक एंड आउटपुट, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पेशेंट यहाँ पे सोडियम डाइट पे नहीं है, मैग्नीशियम की डाइट पे बिल्कुल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इनटेक आउटपुट बिल्कुल नहीं हम करेंगे। तो रिमेनिंग जो ऑप्शन होते हैं वो हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं और जो सेकेंड वाला है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अ नर्स इज असेसिंग अ ग्रुप ऑफ ओल्डर एडल्ट, विच शुड द नर्स कंसीडर टू बी लिस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय एजिंग। यहाँ पे एक नर्स है जो क्या कर रही है, ग्रुप ऑफ ओल्डर एडल्ट को असिस्ट करती है। कोई ग्रुप है एडल्ट का, उन ओल्डर एडल्ट का, तो उनको असिस्ट करती है और वो विच शुड द नर्स कंसीडर टू बी लिस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय एजिंग। वो ये क्या देखेगी कि एज के अकॉर्डिंग सबसे कम अफेक्ट होने वाली चीज़ क्या होगी, उसमें से हमें ये फाइंड आउट करना है या वो क्या उसमें से फाइंड आउट करना उसको चाहिए। इसमें से हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, मसल और मोटार स्ट्रेंथ, स्ट्रेटेजीज टू हैंडल स्ट्रेस। यस, अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। इसका आंसर जाएगा स्ट्रेटेजी टू हैंडल स्ट्रेस, मोस्ट लाइकली या लिस्ट लाइकली। ये लिस्ट लाइकली जो है अफेक्ट होती है, बाकी रिमेनिंग जितनी भी ऑप्शन है वो सब अफेक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू एज, लेकिन यही एक स्ट्रेटेजी टू हैंडल स्ट्रेस ऑप्शन है, ये बहुत कम अफेक्ट होता है। यहाँ पे लिस्ट लाइकली पूछा है तो हमारा आंसर जाएगा स्ट्रेटेजी टू हैंडल स्ट्रेस। अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ऑल थ्रू ओल्डर एडल्ट may be faced with multiple stressors as they age. How people cope with stress remain fairly constant throughout life. क्या होता है कि जो ओल्डर जो होते हैं एडल्ट, वो थ्रू आउट द लाइफ बहुत सारे स्ट्रेसर के साथ में गुजरे हुए होते हैं, फेस किए हुए होते हैं, तो उनके लिए स्ट्रेसर के साथ में फेस करना, हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, उनके लिए जस्ट नॉर्मल होता है और वो बहुत ही आसानी से इस चीज़ को कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अदर ऑप्शन इसलिए टर्मिनेट होंगे क्योंकि सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल जो होते हैं, सेंसरी जो होते हैं बॉडी के फंक्शन, उसमें भी बहुत सारा अल्ट्रेशन देखने को मिलता है थ्रू आउट द लाइफ। नेक्स्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी भी अफेक्ट होती है क्योंकि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो जाती है,
डाइटरी पैटर्न हो जाता है, वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग, और ओल्डर जो एज होती है उसकी वजह से भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के ऊपर सिस्टम के ऊपर अफेक्ट होता है। मसल और मोटार स्ट्रेंथ के ऊपर भी अफेक्ट होता है थ्रू आउट द लाइफ। तो इसीलिए जो 3 चीज़ें हैं ये यहाँ पे टर्मिनेट होगी और आंसर जाएगा स्ट्रेटजी टू हैंडल स्ट्रेस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, व्हाट बिहेवियर डज अ नर्स एक्सपेक्ट ऑफ अ न्यू बॉर्न अबाउट 1 आवर आफ्टर बर्थ। यहाँ पे क्या नर्स एक्सपेक्ट करेगी, एक न्यू बॉर्न है जो जस्ट मतलब बॉर्न हुआ है और 1 आवर हुआ है, मतलब बॉर्न होके 1 आवर हुआ है, तो नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि न्यू बॉर्न अभी किस स्टेज में होगा, कौन से रिस्पॉन्सिव में होगा या कौन सा हाइपर रिस्पॉन्सिव में होगा या स्लीप वाली स्टेज में होगा कि कौन से स्टेज में होगा। तो इसमें हमें चेक करना है कि 1 आवर आफ्टर बर्थ वो कौन सी पोजीशन में होगा या क्या हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्राइंग एंड क्रेकी, हाइपर रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई, रिलैक्स्ड एंड स्लीपी क्वाइटली एंड इंटेंशनली अलर्ट विद आई वाइड ओपन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारा जाएगा रिलैक्स्ड एंड स्लीपी क्वाइटली। यस, अब हम यहाँ पे इसलिए आंसर ये जाएगा कि हम इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो पीरियड्स ऑफ रिएक्टिविटी जो होती है उसमें क्या होता है, इनिशियल जो पीरियड होता है रिएक्टिविटी का बर्थ टू 30 मिनट, बर्थ से 30 मिनट के लिए जो होता है पेशेंट रिएक्टिविटी की कंडीशन में होता है। ठीक है, वो रिस्पॉन्स करता है, वो एक तरीके से अलर्ट होता है उस वक्त में। नेक्स्ट 30 to 2 आवर्स में पेशेंट क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिविटी की स्टेज में आ जाता है, वो सोता है, उसमें स्लीपी मूड में होता है और बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। तो ये इसका होता है इनएक्टिविटी वाला स्टेज। नेक्स्ट सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी कब स्टार्ट हो जाता है पेशेंट का, 2 आवर्स से 6 आवर्स के बीच में रिएक्टिविटी का पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी भी कहते हैं। और स्टेबिलिटी पीरियड कब स्टार्ट हो जाता है, 6 आवर्स से 24 आवर्स में पेशेंट स्टेबल जो न्यू बॉर्न होता है स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ दे रखी है कि 1 आवर आफ्टर बर्थ हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 आवर कहाँ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला 30 मिनट से 2 आवर्स के बीच में हम क्या देखने को मिलेगा हमें कि पेशेंट इनएक्टिविटी करता है, मतलब वो स्लीपी मूड में रहता है, रिलैक्स्ड रहता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसीलिए हमारा जो आंसर जाएगा वो रिलैक्स्ड एंड स्लीपी क्वाइटली। अदर जो ऑप्शन है इसलिए टर्मिनेट होंगे क्योंकि क्राइंग एंड क्रेकी जो होता है फर्स्ट 30 मिनट में पेशेंट 30 to 1 आवर के अंदर अंदर, हाँ 30 मिनट के अंदर अंदर वो क्राइंग एंड क्रेकी स्टेज में होता है। हाइपर रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई वो कब होता है, जब वो सेकेंड रिएक्टिविटी की स्टेज में आता है। रिलैक्स्ड एंड स्लीपी हमारा आंसर इसलिए जाएगा क्योंकि पेशेंट इस स्टेज में होता है 1 आवर, जब बर्थ से 1 आवर के बीच में अगर हम बात करें तो। ठीक है, नेक्स्ट इंटेंशनली अलर्ट विथ आई वाइड ओपन भी कब होता है, जब सेकेंड रिएक्टिविटी की कंडीशन में होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक किडनी फेलियर फॉर साइन ऑफ व्हाट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस शुड द नर्स मॉनिटर द क्लाइंट। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि क्रोनिक किडनी पेशेंट है, यहाँ पे एक नर्स है जो कि क्या करेगी, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यहाँ पे मॉनिटर करेगी। यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमें दिखाई देगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया या हाइपर। तो पहले हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि जो क्रोनिक किडनी फेलियर जो होता है उसमें क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं हाइपर कैलेमिया, ठीक है, और यहाँ पे हाइपो
हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइपोकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया प्लस हाइपोकैल्सीमिया हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है ऑप्शन में, हाइपोकेलेमिया दे रखा है, जो कि ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्रोनिक किडनी के जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में ये आता ही नहीं है क्योंकि हाइपरकेलेमिया होता है, और हाइपरनेट्रीमिया नहीं होता है क्रोनिक किडनी डिसीज़ में, उसमें हाइपोनेट्रीमिया होता है। हाइपरग्लाइसीमिया कोई रिलेट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया क्यों आंसर जाएगा, क्योंकि क्या होता है, जब decreased calcium in the blood occur because of the reciprocal relationship with the phosphorus which is increased by the decreased glomerular filtration rate। क्या होता है कि किडनी के जो फंक्शन अल्टर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम जो होता है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है किडनी, जिसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम के लेवल कम होने लग जाता है। ठीक है, और फॉस्फोरस का लेवल ज़्यादा हो जाता है, इसी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर prescribe a diuretic for a client with a hypertension. What should the nurse included in the teaching when explaining how diuretic reduce blood pressure? यहाँ पे ये पूछा गया है कि क्लाइंट है जिसको डायरेटिक प्रिस्क्राइब की है हाइपरटेंशन के लिए, जिसको हाइपरटेंशन है पेशेंट को, उसको डायरेटिक दी है। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि डायरेटिक किस तरीके से ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फैसिलिटेट वेसोडाइलेशन, प्रमोट स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, रिड्यूस द सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, ब्लॉक द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा रिड्यूस सर्कुलेशन ब्लड वॉल्यूम। कैसे, डायरेटिक क्या होता है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है और क्या करता है, प्रमोट फ्लूइड लॉस जो होता है उसको प्रमोट करता है, किडनी से एक्सक्रीट आउट में हेल्प करता है, और जिससे कि क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है और आर्टेरियल प्रेशर भी डिक्रीज़ होने लग जाता है। इसी तरीके से रिड्यूस सर्कुलेशन एंड ब्लड वॉल्यूम के ऊपर ये काम करता है और क्या करता है, हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है और कम करता है। तो अदर ऑप्शन इसलिए टर्मिनेट होंगे क्योंकि ये डायरेटिक यहाँ पे डायरेटिक जो है वेसोडाइलेशन का काम नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पे स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के ऊपर भी काम नहीं करती है क्योंकि यहाँ पे हम कोई वेसोडाइलेटर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के ऊपर भी कोई काम नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम कोई एंटी कोलिनर्जिक या कोलिनर्जिक ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं पेशेंट को, इसीलिए यहाँ पे कोई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर कोई काम नहीं करती है डायरेटिक। तो डायरेटिक का काम क्या हो गया, रिड्यूस सर्कुलेटिंग ब्लड एंड वॉल्यूम। तो क्वेश्चन को कभी भी रटना नहीं है, यहाँ पे हमेशा समझ के और टर्मिनेशन जो मेथड होती है उसका इस्तेमाल करके हमको क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट, द पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड with a fever, headache and stiffness express concern that the child be tested for meningitis. Which test should the nurse explain to the parents is used to confirm the diagnosis of meningitis? एक चाइल्ड है जिसको क्या हो रखा है, फीवर, हेडेक एंड स्टीफनेस हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके जो पेरेंट्स है वो उसको क्या कंफर्मेशन डायग्नोसिस के बारे में एक नर्स बताएगी कि कौन सा कंफर्मेशन डायग्नोसिस आप करवा सकते हो, आपके बच्चे को ये साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 माइलोग्राम, ब्लड कल्चर, लंबर पंक्चर, पेरिफेरल स्किन स्मेयर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जाता है लंबर पंक्चर। क्यों हमारा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, क्योंकि जो सेरिब्रल फ्लूइड होता है वो क्या करता है, उसमें
किस टाइप के जो बैक्टीरिया या कोई वायरस किस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिसका हम पता लगा सकते हैं। न्यूमोकोकस टाइप का कोई बैक्टीरिया है, या ट्यूबरकुलर बेसिलाई, या मेनिंजोकोकस मेनिंजाइटिस का कोई बैक्टीरिया है, या स्ट्रेप्टोकोकस। ये जो होते हैं इसका हम टेस्ट CSF से ही ऑलवेज करते हैं, और यही एक स्पेशल टेस्ट होता है इन सारे बैक्टीरिया को चेक करने के लिए, अगर वो ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन क्रिएट या कॉज किया है तो। ठीक है, और रिमेनिंग जो ऑप्शन है वो इसलिए टर्मिनेट होगा क्योंकि जो माइलोग्राम होता है वो रेडिएशन जो होता है उस रेडिएशन में यूज़ किया जाता है। लाइक इसमें डाई को इंजेक्ट किया जाता है, जिसमें कि क्या होता है, ब्रेन के अंदर जब वो डाई सर्कुलेट होती है तो वहाँ से हम उस ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटी होती है या कुछ भी डैमेज होता है तो उससे पता लगाया जा सकता है। ब्लड कल्चर इसलिए टर्मिनेट होगा क्योंकि यहाँ पे इससे कोई रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशन बैठता है तो सिर्फ इतना कि यहाँ पे अगर CSF नेगेटिव है तभी जाके ब्लड कल्चर जो होगा वो पॉजिटिव शो होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब बैक्टीरियल का इन्फेक्शन होता है ब्रेन में तो यहाँ पे CSF ही होता है जो हमको एक्यूरेट फाइंडिंग्स दे सकता है। नेक्स्ट, फोर्थ इसलिए टर्मिनेट होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेन का इन्फेक्शन है, तो पेरिफेरल जो स्किन स्मेयर है वो कोई डेफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, ना ही ये मेथड है जिससे हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लंबर पंक्चर जो होता है हम यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे CSF को कलेक्ट करके पेशेंट का इन्फेक्शन कितना है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे CSF के थ्रू। तो ये थे सारे आज के क्वेश्चन जो कि आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और होप यू गाइज विल नॉट डू अगेन कि आपको अब रट के नहीं पढ़ना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नॉर्सेट एग्ज़ाम, और ऐसे ही आप स्टडी करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और अच्छी सी स्ट्रेटजी हम आपके साथ शेयर कर सकें। और अगर आपको हमें कोई सजेशन भी देना है तो कमेंट बॉक्स में आके आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए, वीडियो में आपको और क्या चाहिए जिससे कि टीचिंग हमारी और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। हम आपके लिए ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए और हम सबको गाइड कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस।